प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को काशी में सौगातों की बौछार की, तो वहीं आज अपनी कर्मभूमि गुजरात को विकास की भेंट दी। पीएम मोदी ने शाम को कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें से दो प्रमुख रहे। एक 5 स्टार फैसिलिटी वाला गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, जहां की पटरियों पर ट्रेन तो दौड़ती है, क्योंकि उसी रेलवे स्टेशन पर बना है एक 5 सितारा होटल। साथ ही में पीएम मोदी ने 2 ट्रेनों को हरी झंडी दी, जिसमें से एक ट्रेन उनके पैतृक गांव वडनगर के लिए रवाना हुई, जबकि दूसरी ट्रेन वाराणसी उनके राजनीतिक घर के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें एक्वाटिक्स, रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क भी शामिल रहे। बात सबसे पहले गांधीनगर स्टेशन की। स्टेशन के ऊपर 5 सितारा होटल बनाया गया है। स्टेशन में शॉपिंग मॉल, इंटरनेट सुविधा, फूड कोर्ट, रिटेल आउटलेट, चिकित्सा सुविधा, निजी ऑफिस स्पेस और यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनाई गई हैं। स्टेशन की तस्वीरें देखकर लगता है जैसे किसी एयरपोर्ट में दाखिल हो गए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायाकल्प के बाद गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की भरमार है। यहाँ पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। अत्याधुनिक थीम पर यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। इस स्टेशन पर बना होटल अपने आप में पहला और अनूठा है। 35,400 वर्ग मीटर में फैले इस होटल को तकरीबन 750 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यहाँ अलग अलग कैटेगरी के 318 कमरे हैं। इस होटल तक पहुँचने के लिए स्टेशन से अलग सा रास्ता भी बनाया गया है। गांधीनगर स्टेशन के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे में सुधारों के असर दिखने लगे हैं। रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत थी। हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं, बल्कि एक एसेट के तौर पर विकसित करने के लिए काम शुरू किया। आज इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज भारतीय रेलवे की पहचान, उसकी साख बदलने लगी है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर स्टेशन के साथ साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मोदी ने अहमदाबाद साइंस सिटी में रोबोटिक्स गैलरी का उद्घाटन किया। इस गैलरी में अलग अलग तरह के रोबोट हैं। इसके जरिए रोबोटिक्स क्षेत्र के लोगों को बड़ा मंच मिलेगा। साइंस सिटी में ही बनी एक्वेटिक्स गैलरी का भी उद्घाटन किया गया। ये एशिया के सबसे बड़े एक्वेरियम में से एक है। साथ ही अहमदाबाद के साइंस सिटी के नेचर पार्क का भी लोकार्पण किया। इसमें बच्चों के खेलने का खास प्रबंध है। बच्चों के खेलने के लिए पार्क में भूल भुलैया बनाई गई है। जो ये नया नेचर पार्क बना है, ये विशेष रूप से मेरे नन्हे साथियों को बहुत पसंद आने वाला है। इतना ही नहीं, साइंस सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी वो तो और भी आनंदित करने वाली है। ये देश के ही नहीं, बल्कि एशिया के टॉप एक्वेरियम में से एक है। गांधीनगर और अहमदाबाद के विकास कार्यों के साथ साथ प्रधानमंत्री ने अपने गांव वडनगर के रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इस स्टेशन को ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से जोड़ा गया है। वडनगर को पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश में राज्य सरकार है। 2007 में पुरातत्व विभाग द्वारा जब वडनगर में खुदाई की गई, तब दूसरी शताब्दी का बौद्ध मठ मिला था। उसके बाद वडनगर ऐतिहासिक शहरों की श्रृंखला में आ गया। अब वडनगर को ब्रॉडगेज के साथ जोड़कर सरकार का मकसद यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देना है। कोरोना की तीसरी वेव के खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया, लेकिन योगी सरकार ने कांवड़ियों को अनुमति देने का ऐलान किया। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि फिलहाल कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकारों को कांवड़ियों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गंगा जल को टैंकरों के माध्यम से लोगों तक उपलब्ध कराए, ऐसा एक सिस्टम राज्य सरकारों को बनाना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि कांवड़ यात्रा से जुड़ी धार्मिक भावना का ध्यान रखा जाए। राज्य सरकार चिन्हित जगहों पर गंगा जल उपलब्ध कराने का सिस्टम बनाए। जल लेकर नजदीक के शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक कर दिया जाए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन होना जरूरी है। साथ ही राज्य सरकार हरिद्वार में कांवड़ मेला लगाने की इजाजत न दे। अब उत्तराखंड सरकार प्रशासनिक अधिकारियों से ऐसा सिस्टम बनाने के लिए बातचीत कर रही है। जो भी निर्देश होंगे उसके क्रम में उनका पालन किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस भी कांवड़ यात्रा रोकने के प्रबंध में जुटी है। हमारा पोर्टल में रजिस्टर करके आ रहे हैं। जब आरटीपीसीआर नेगेटिव लेके आ रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रतिबंधित नहीं, लेकिन अभी कांवड़ मेला प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित मतलब उसका आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट लेके भी नहीं आना चाहिए। उनका आरटीपीसीआर लेके आए तो भी कांवड़ मेला के लिए मालूम नहीं करेंगे। कोरोना के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा न कराने का ऐलान पहले ही कर चुकी है।
लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं लगाई। कावड़ यात्रा को अनुमति देने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट को रास नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला स्वयं ही उठाया। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि फिलहाल कावड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। राज्य सरकार का कहना है कि इस बार वो यात्रा को प्रतीकात्मक रखना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई पूरे दिशा निर्देशों का पालन करे तो वो जाकर गंगाजल ला सकता है, लेकिन कोर्ट इससे सहमत नहीं दिखी। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए। यूपी सरकार की मंशा कावड़ यात्रा को बैन करने की नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर सहमति तैयार की जा रही है कि स्वेच्छा से कावड़ यात्रा न निकाली जाए। यूपी का प्रशासन कांवड़ संघों से बातचीत कर रहा है। बातचीत के बाद कांवड़ संघ खुद यात्रा स्थगित करने का फैसला ले सकते हैं। 9 जुलाई को सीएम योगी ने कांवड़ संघों से बातचीत का निर्देश दे दिया था। स्थानीय अधिकारियों को कहा गया था कि वो कांवड़ संघों से बातचीत करके यात्रा स्थगित करने की सहमति बनवाएं। इससे पहले पिछले साल भी बातचीत के बाद कांवड़ संघों ने यात्रा स्थगित कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूपी सरकार भी कह रही है कि आदेश का पालन होगा। इस पर अभी इसलिए फाइनल नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री जी कल तक प्रधानमंत्री कार्यक्रम में व्यस्त हैं। आज वो आगे होंगे और आज वहाँ पर इस पर चर्चा भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश आ रहे हैं या जो भी उनकी टिप्पणियाँ आ रही उस पर भी वो इस पर विचार करेंगे। दरअसल यूपी और हरियाणा से हरिद्वार में सबसे ज्यादा कांवड़िए पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार को 25 जुलाई से पहले अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अभी तीसरी वेव का खतरा सामने बना हुआ है। ऐसे में देशवासियों की सेहत की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और ऐसे में इस मूलभूत अधिकार के बाद ही धार्मिक या बाकी भावनाएं आती है। इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि वो राज्य सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को इसकी जानकारी देंगे। अगली सुनवाई इस मामले में अब सोमवार को होनी है। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हल्दी घाटी में लगे उन विवादास्पद शिलालेखों को हटा दिया है जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को विजेता बताया गया था। कुछ इतिहासकारों के इस दावे के बाद कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों को पराजित किया था, उसके बाद इन शिलालेखों को हटाने की मांग जोर शोर से उठी। अब ASI ने भी पुराने विवादास्पद शिलालेखों को हटा दिया है। बताया गया कि हटाए गए शिलालेख 40 साल से ज्यादा पुराने थे। इन पर लिखे शब्द धुंधले पड़ चुके थे। ASI का दावा है कि ये बोर्ड राज्य के पर्यटन विभाग ने लगाए थे और ASI ने केवल 2003 से इस जगह का रखरखाव शुरू किया था, इसलिए अब इनकी जगह नए बोर्ड लगाए गए। हालांकि इसकी बड़ी वजह राजपूत और दूसरे लोक संगठनों की मांगों को बताया जा रहा है। हल्दी घाटी जिस राजसमंद इलाके में है, वहां की बीजेपी सांसद ने भी इतिहासकारों के दावों के बाद उभरी जनभावना को देखते हुए ASI और केंद्र सरकार से शिलालेखों को बदलने की मांग की थी। हल्दी घाटी के वहाँ एक जो शिला पट्टी है तो वो उस पे सभी वहाँ की जो हमारे सभी क्षेत्र के लोग हैं, सभी संस्थाएं हैं और जनता है, वो बिल्कुल भी वो जिस तरह से वहाँ पर लिखा हुआ है वो हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है और उसको सही करवाने के लिए हम लोगों ने सबने आगे मंत्री जी से मैं भी मिलने गई थी दिल्ली, प्रहलाद पटेल जी जब मंत्री थे। महाराणा प्रताप और अकबर के जंग के मैदान हल्दी घाटी पर लंबे समय से सियासी जंग भी होती रही है। कुछ लोग ये दावा करते रहे हैं कि इतिहास में महाराणा की सेना के पीछे हटने का दावा गलत है। अभी हल्दी घाटी से 4 किलोमीटर दूर रक्तलाई में जो शिलालेख लगे थे उस पर लिखा था कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे थे और मुगलों की सेना मान सिंह के नेतृत्व में थी। विवाद शिलालेख पर लिखी इस पंक्ति से शुरू हुआ जिसमें कहा गया कि प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने अपने शोध के जरिए दावा किया कि महाराणा प्रताप न तो पीछे हटे और न ही हारे, इसलिए इतिहास में महाराणा प्रताप के पीछे हटने का दावा गलत है, जिसका मतलब उनकी हार है। अकबर की जीत के दावों पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जब नए इतिहासकारों ने इस पर सवाल उठाए तो जनता और कई संगठनों ने इतिहास में बदलाव की मांग शुरू कर दी। कुछ इतिहासकार तो मेवाड़ और मुगलों की लड़ाई के 21 जून 1576 को शुरू होने के दावे को भी गलत बता रहे हैं। इनका दावा है कि ये लड़ाई 18 जून 1576 को शुरू हुई थी, जिसका उल्लेख प्राचीन लाल शिलापट्ट पर है। हल्दी घाटी का जो मैदान राजपूतों और मुगलों की लाशों से लाल हो गया था, खून की नदी बही थी और पास के तालाब का पानी भी लाल हो गया था, उसे रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। महाराणा और मुगलों की वो लड़ाई तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, लेकिन
उस लड़ाई के नतीजों को लेकर आज भी न सिर्फ विवाद है बल्कि सियासत भी होती रहती है। 3 साल पहले राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा के शोध के आधार पर स्कूल की किताबों में महाराणा प्रताप को विजेता घोषित किया था। उससे पहले तक बच्चों को महाराणा प्रताप की हार या युद्ध के बेनतीजा खत्म होने का पाठ पढ़ाया जाता था, लेकिन चंद्रशेखर शर्मा ने तर्क के साथ तथ्यों को रखकर अपनी बात को साबित किया। उन्होंने दावा किया कि हल्दी घाटी के आसपास के गांवों में महाराणा प्रताप की मुहर वाले पट्टे थे, जिसका मतलब ये कि युद्ध के बाद भी इस इलाके में महाराणा प्रताप का ही राज था, यानी महाराणा प्रताप ही जीते थे। इन्हीं सबूतों के बाद हल्दी घाटी के शिलालेख बदले जा रहे हैं। वो जो शिला पट्टी है उसको आज ये लोग हटा रहे हैं और उसकी जगह जो सही इतिहास है, इतिहासकारों की सलाह लेके उसको सही करना, उसका शुद्धिकरण करने का काम है जो हमारी सरकार ने जो ASI के द्वारा वो करने जा रहे हैं। जिन शिलालेखों को हटाया गया वो 1970 में तब लगाए गए थे जब तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ पहुंची थी। वैसे ये भी सच है कि इन शिला पट्टिकाओं से ASI का कोई लेना देना नहीं है, ये तब राज्य के पर्यटन विभाग ने लगाए थे। लेकिन मसला राजनीति का नहीं, सवाल इतिहास का है। आने वाली पीढ़ियों को सच पता चल सके और वो इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समझकर उससे प्रेरणा ले सके, इसलिए ज़रूरी है सच ही सामने आना चाहिए। आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक बार फिर टकराव की मुद्रा में है। दरअसल कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के मुद्दे पर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार आमने सामने है। दिल्ली सरकार चाहती थी कि इस मामले में उसके द्वारा नियुक्त किए गए दिल्ली सरकार के सरकारी वकील ही मामले की पैरवी करे, जबकि उपराज्यपाल का कहना था कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जिन वकीलों के नाम सुझाए हैं उनको इस मामले की पैरवी दी जाए। हैरानी की बात है कि दोनों ही पक्ष इस मामले में सहमत नहीं हुए, जिसके बाद आज दिल्ली की कैबिनेट ने उपराज्यपाल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किसान आंदोलन को लेकर शुरू से ही किसानों के पक्ष में खड़ी केजरीवाल सरकार ने किसानों की कानूनी जंग के मामले में नया मोर्चा खोल दिया है। किसान आंदोलन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से बनाए गए वकीलों के पैनल को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज कर दिया। LG ने केजरीवाल सरकार के पैनल के बजाय दिल्ली पुलिस की ओर से तय किए गए वकीलों के पैनल पर कैबिनेट की मोहर लगाने को कहा। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। मीटिंग के बाद सरकार की ओर से कहा गया कि उपराज्यपाल संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि केंद्र सरकार LG साहब के माध्यम से लगातार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही है। वकीलों की नियुक्ति ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का मतलब है कि संविधान के हिसाब से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को करनी है, लेकिन LG साहब बार बार उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार का दावा है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर जो केस दर्ज किए गए हैं उनकी निष्पक्ष सुनवाई जरूरी है। इसीलिए अदालतों में दिल्ली सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों का पैनल ही किसानों की पैरवी करेगा। लेकिन उपराज्यपाल की ओर से कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने जिन वकीलों का पैनल तय किया है उसी को नियुक्त किया जाए। केजरीवाल सरकार को इस पर ऐतराज है। देश के किसान का साथ देना हम भारतीयों का फर्ज है। हमने कोई एहसान नहीं किया, देश के किसान के प्रति अपना फर्ज निभाया है। किसान अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, वो हमारे अन्नदाता हैं। केजरीवाल कैबिनेट ने तय किया कि दिल्ली सरकार के वकील ही किसान आंदोलन से जुड़े मामलों में किसानों का पक्ष रखेंगे। अब कैबिनेट का फैसला मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। दरअसल दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली पुलिस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने ही किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं, दिल्ली पुलिस ने ही मामले की जांच की है और अगर मामले की पैरवी दिल्ली पुलिस द्वारा नियुक्त वकीलों को ही दी जाएगी तो किसानों को न्याय मिलने में संशय होगा। इसी कारण उन्होंने दिल्ली पुलिस के उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जिसमें उसने अपने पैनल के वकीलों को नियुक्त करने की मांग की थी। केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले से साफ कर दिया कि वो किसानों के मुद्दे पर LG के दबाव में पैनल नहीं बनाएगी। अब गेंद उपराज्यपाल अनिल बैजल के पाले में है, जो कि पहले ही साफ कर चुके हैं कि दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल ही किसानों का पक्ष रखे। इसलिए एक बार फिर LG बनाम केजरीवाल सरकार का मंच तैयार हो रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस मामले में वो अपने पैनल के वकीलों पर ही विश्वास करेगी, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। दिल्ली सरकार का ये भी आरोप है
कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही एलजी इस तरीके के फैसले ले रहे हैं। वैसे इस मामले पर पहले भी केंद्र सरकार के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार का टकराव हो चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर ये मामला अदालत की चौखट तक न पहुंच जाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर मानवाधिकार आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसे लेकर राज्य में राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी को न सिर्फ इस रिपोर्ट में जो लिखा गया है उससे नाराजगी है, बल्कि ये भी सवाल उठा दिया है कि रिपोर्ट आखिर लीक कैसे हुई। यही वो रिपोर्ट है जो अब बंगाल में सियासत की जमीन में बदल गई है। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में जो खून खराबा हुआ उस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग से जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। रिपोर्ट तैयार हुई और ये गोपनीय रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट को सौंप दी गई। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया कि बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ रूलर चलता है। भड़की ममता ने एक दिन पहले इस पर अपनी भड़ास निकाली और दावा किया कि चुनाव के बाद राज्य संभालते ही बंगाल में सब कुछ ठीक हो गया। Instead of giving the report to court, they have already leaked all the reports to Human Rights Commission to outside. They should have respect their court. How they can disrespect? How they leaked all the news? What they have submitted in the court? जाहिर है रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए जाने और इसके लीक होने का आरोप आयोग पर लगाया जाना एनएचआरसी को रास नहीं आया। 3 दिन बाद ममता बनर्जी जी का जो ये आरोप है ये अपने आप में खुद किसी न किसी तरीके से उनको संबंधित अवस्था में खड़ा कर देता है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आने के बाद से बीजेपी भी चुप नहीं बैठी है। बीजेपी के नेता कोलकाता से लेकर के और दिल्ली तक बयान दे रहे हैं। आरोप ये है कि ममता सरकार इस रिपोर्ट के आने के बाद फजीहत से बचने के लिए बीजेपी के नेताओं पर बेसिर पैर के आरोप लगा रही है। कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी तो दिल्ली में भी पार्टी की तरफ से बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाने साधे गए। और ऐसा लगता है जैसे पश्चिम बंगाल में आज संविधान का नहीं एक व्यक्ति विशेष का राज है। हालांकि टीएमसी का दावा है कि एनएचआरसी की रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। तब আমি এটা বলবো যে হিউম্যান রাইটস কমিশন ফলস ফেব্রিকেটেড উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার নামটা জড়িয়েছে। 2 दिन पहले मानवाधिकार आयोग ने हाई कोर्ट में अपनी 50 पन्नों की ये रिपोर्ट जमा की है, जिसमें ये सिफारिश की गई है कि चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। हाई कोर्ट के ही निर्देश पे मानवाधिकार आयोग ने जांच कर इस रिपोर्ट को सौंपा है, जिसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ये देखना है कि हाई कोर्ट इसे लेकर क्या कार्रवाई करता है।